अच्छा जनरल साहब, अमेरिका ने काफी दिनों से एक तरह से बहरी नाकाबंदी की हुई है ईरान की, और सदर ट्रंप भी कहते हैं कि भाई मैंने दोबारा भी जंग का प्लान बना लिया है। अब कुछ दोस्त ममालिक के कहने पे मैंने कुछ अरसे के लिए उसको मौखर किया है, लेकिन हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो मिलिटरीली एज ए मिलिट्री मैन आप समझते हैं कि इसका कोई फौजी हल निकल सकता है? अमेरिका वहां पे जाके डोमिनेट कर सकता है और कंप्लीटली उसको एक तरह से खुलवा दे और जाके उसका कंट्रोल संभाल ले उस सारे रीजन का, इंक्लूडिंग द अपनाए हुर्मुज़ है। आपको उसका फौजी हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अतन। देखिए, मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई फौजी हल नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपना मिलिट्री मसल ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है। उनके पास जो ऑप्शंस थी वो मेरे नज़दीक ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। जब ये सीज फायर शुरू हुआ था तो आपने उस वक्त बहुत बातचीत होती थी बूट्स ऑन ग्राउंड और न्यूक्लियर ऑप्शन, दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अनथिंकेबल है, जिसकी वजह से आज तक अमेरिका इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं कर सका। जो उन्होंने ब्लॉकेट लगाया उसमें भी मैं समझता हूं कि एक मोटिवेशन तो ये थी कि ईरान को क्रिपल किया जाए, लेकिन उसके साथ एक दूसरी मोटिवेशन ये भी थी कि वो ममालिक जो कि हिस्टोरिकली अमेरिका के एलाए रहे हैं, उन्होंने भी जब अमेरिका को अबंडन कर दिया तो अमेरिका का ये ख्याल था कि जब मैं ब्लॉकेट लगाऊंगा उनको वो फाइनेंशियली इम्पैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ ये जो है स्टॉपेज ऑफ ऑयल सप्लाई, तो दे विल ऑटोमेटिकली रैली फॉर सपोर्ट ऑफ द यूएस। वो तो अभी तक नहीं हुआ। और इसके अलावा अभी अगर दोबारा से वो मिलिट्री ऑप्शन को री एक्सरसाइज करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अपने होल को फर्दर डिग कर रहे होंगे और गेन कुछ नहीं कर सकेंगे। रीजन बीइंग के अगर इन्होंने तैयारी की है इस लल पीरियड में तो ईरान ने भी तैयारी की है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि अमेरिकन रिपोर्ट है कि ईरान सरप्राइजिंगली बहुत स्पीड के ऊपर अपनी जो रिकूपमेंट है वो कर रहा है। तो उस लिहाज से मैं देखता हूं कि अगर उन्होंने वही कुछ करना है जो पहले किया था, लाइक बम्बार्डमेंट्स एंड एयर रेड्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ना पहले कुछ रिजल्ट्स मिले थे ना आप कुछ मिलेंगे। सो मेरे नजदीक इनको नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ऊपर ही आना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त ये बायलेटरल इशू से ट्राइलेटरल इशू बन चुका है और पूरी दुनिया इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह अभी मलिक साहब भी फरमा रहे थे कि ऑब्वियसली वहां से भी कुछ सेन वॉइसेस आती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके आर्मी चीफ जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे और उसके साथ साथ तारीख से मिटाने की बात भी करते हैं। और फिर एक बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र अस्करी क़यादत ने भी और सियासी क़यादत ने भी हालिया दिनों में बार बार किया है, जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो कुछ पाकिस्तान में करवाते हैं, जो दहशतगर्दी का एक नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। ये चैलेंज आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि इससे कैसे निपटा जाए? मतलब देखिए, दो मेन डोमेन्स हैं जंग की, एक कन्वेंशनल डोमेन और एक अनकन्वेंशनल डोमेन। कन्वेंशनल डोमेन में मई 25 में जो हमने शिकस्त दी इंडिया को, सो उनकी जो सिस्टम में जो इनएडिक्वेसी सामने आई है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म सामने आया है, इक्विपमेंट की कमियां सामने आई हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं होती तो वो पाकिस्तान को दोबारा से टेक ऑन नहीं कर सकता मेरी असेसमेंट में, और वो एड्रेस करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्टेटमेंट है वो मेरे नज़दीक उसके मल्टीपल मोटिव्स हो सकते हैं। एक तो वो सीनियर एलिमेंट्स जो अभी पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, उस तरह की थॉट्स को सबड्यू करना, बिकॉज इस वक्त फंडामेंटलिस्ट और हार्ड लाइनर जो है वो रूल कर रहे हैं इंडिया को। सेकंड ये है कि अपनी इंटरनल ऑडियंस जो है, इंटरनल पब्लिक, उनके मोराल को शोर अप करना जो कि बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्टेड है, उनकी आर्म फोर्सेस का मोराल को शोर अप करना। वेयर एज अगर एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है, और इस वक्त फॉर द मोमेंट इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है, पहले भी नहीं थी, हमेशा से वो टॉल क्लेम करते रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि कन्वेंशनल डोमेन में वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते फॉर एटलीस्ट रीजनेबल टाइम। सेकंड जो डोमेन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो अनकन्वेंशनल है, जिसमें कि टेररिज्म है, यूज ऑफ प्रॉक्सीज है। ये उस वक्त भी हमने एंटिसिपेट किया था कि जब कन्वेंशनल डोमेन में हमने उसे शिकस्त दी है, इंडिया ने हजीमत उठाई है, शर्मिंदगी उठाई है, तिलमिलार है कि मैं किसी तरीके से बदला लूँ, तो वो अपने अनकन्वेंशनल डोमेन जो है उसको अपस्केल करेगा। तो हमने देखा वो हुआ, हमारे एरिया में टेररिज्म के जो इंसिडेंट बढ़ते गए, बलूचिस्तान में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हुई, जिसके कॉन्सिक्वेंस में पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव के लिए जाना पड़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके अभी तक एक डेफिनेटली कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये जो अनकन्वेंशनल डोमेन है ये बहुत ही एवेसिव और बहुत
आई वुड से कि बेनाइन होती है, पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि इराक में यूएस ने 2 हफ्ते में इराक के ऊपर काबू कर लिया था, ओवर पार कर लिया था। लेकिन अनकन्वेंशनल डोमेन में जो यूएस है वहां पे 10 साल लड़ता रहा। सेम हैपेंड इन अफगानिस्तान, 20 साल वो यहाँ पे लड़ते रहे। तो ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये एक ऐसी डोमेन है जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। और इंडिया डेफिनेटली अपनी कोशिश करेगा कि वो थ्रू इट्स प्रॉक्सीज हमें डैमेज करने की कोशिश करे। एक चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है ईरान। इंडियन जर्नल्स ने ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे कि ईरान विल बी ओवर पावर्ड बाय द यूएस एंड इसराइल, और हम 3 डायरेक्शन से पाकिस्तान को प्रेस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास ऑप्शन जरूर है कि वो 3 डायरेक्शन से इंडिया को प्रेस करे, दैट इज बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। अच्छा मलिक साहब, ये जो बीच में ईरान के ताल्लुकात वाली बात है, ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बार बार पाकिस्तान का वो जिक्र भी करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा कि इंडिया भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करता रहा। उधर से जो कुछ हुआ, हमें भी कुछ गिले शिकवे थे, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप थी इंडिया बार बार क्लेम भी करता था, वो जब मौका आया तो वो गायब नजर आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार था, ये वजह थी, या अमेरिका और इसराइल उसमें मुलविस थे, वो वजह थी? आपको क्या वजह लगी कि सफारती सतह पे भारत ने पुल बैक क्यों किया? देखिए काजी साहब, मैं आपसे एग्री करूंगा। ऑब्वियसली मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कभी तजिया करूं उसको इम्पार्शल करूं, और ऑब्वियसली कई दफा वो इतना पॉपुलर नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल एक इशारा दिया कि माजी में कुछ ऐसी तल्ख चीजें हैं जिनके बारे में अगर हम चाहें तो हम जिक्र कर सकते हैं, चार बहार के बारे में और सब चीजें। बट अभी रिसेंटली भी आपको याद होगा जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहां पे हिंदुस्तान में जब गए थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने चार बहार के बारे में कहा कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस खैर हम उस पर नहीं जाते, अभी बात नहीं करते, अगर आप चाहेंगे तो हम मुस्बत रहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपका सवाल जो है वो ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की कॉन्टेक्स्ट में है। मैं समझता हूं कि उनका जो विजिट हुआ था मोदी साहब का वहां पे इसराइल, आई थिंक इस हमले से एक ही दिन पहले, और वापस आके बल्कि वहीं पे उन्होंने कहा था कि फादरलैंड और मदरलैंड, वो बहुत ही इनफेमस उनके जो जुमले थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है वो फादरलैंड है और हम मदरलैंड है। तो ऑब्वियसली वो एक इंडिकेशन दे रहा था कि किस तरह से इनके आपस में अलायंस है और ये किस तरह से खित्ते में जाते हैं। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता ईरान के अंदर भी अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो रहेगी या वो खत्म हो जानी चाहिए। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि मुखलिसाना जब उनके ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया। देखिए पहली बात तो यह है कि अल्टीमेटली ईरान हो वो 57 मुस्लिम ममालिक का एक हिस्सा, उनमें से एक मुल्क है, लेकिन ईरान के साथ भी कोई भी खड़ा हुआ नहीं है इस वक्त दुनिया में। तो ईरान को भी आई होप अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ को करेंगे आई होप कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अपने ऊपर बहुत सा प्रेशर लेकर इस मामले में ये जो मीडिएशन थी काजमी साहब, ये आसान नहीं थी। मैं आपको बता सकता हूं इट वाज अ वेरी हाई स्टेक डिप्लोमेसी। अगर ये बाजी जरा सी पलट जाती पाकिस्तान कुड रियली सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल को ये क्रेडिट जाता है किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर ये लिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी और पूरी फॉरेन ऑफिस टीम ने, मैं कहूंगा दैट दे टुक ऑन दिस वेरी सॉर्ट ऑफ हरक्यूलियन टास्क, इसको हम यूं कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू भी किया उस हवाले से। इसके बाद मुझे लगता है जो मुस्तकबिल है